ओह ओके, तुम चलो, आई एम कमिंग। कुछ ही देर में वो सैनिक जा चुका था। फ्रांसिस जाने के लिए जैसे ही उठा, ओमकार बोल पड़ा, ये जल्लाद तुम्हें इस समय काहे याद कर रहा है पादरी? गॉड नोज, पता नहीं क्या चाहिए उसको। सच कहूं तो मुझे उससे थोड़ा डर लगता है। बहुत अजीब है वो। उसके अंदर मुझे एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं दिखती है जो एक डिवाउट क्रिश्चियन में है। मेरा मतलब एक ईमानदार और जीसस को मानने वाले इंसान में हो। स्टिल समहाउ फादर डिसूजा ट्रस्ट्स हिम। वो उस पर भरोसा करता है। Guess we all can make mistakes. Even Father D'Souza can. क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ, फिर अपना ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। फ्रांसिस वहां से चल पड़ा और कुछ ही देर में वो जनरल रूट के ऑफिस में था। May I come in, General Root? Oh, Francis. Sure. Come in. Please have a seat, Francis. तुम यही सोचता होगा कि मैंने तुमको इस टाइम क्यों कॉल किया, right? Well, as much as I dislike it, पर फादर डिसूजा का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि मैं तुमसे अपनी प्लानिंग का सारा स्टेप शेयर करूं। So, इससे पहले कि हम इधर से मूव करें, मैंने सोचा कि तुमको बताना ठीक होगा। Okay, General. I am listening. क्या प्लान है ड्रैकुला को पकड़ने का? मेरे स्पाई नेटवर्क से इनपुट मिला है कि उसको कवर्दा एस्टेट के पास देखा गया है। मैंने उसके रूट को मैप पर प्लॉट किया और उस रूट पर आगे पड़ने वाली सारी इंपॉर्टेंट जगह से लिंक करके देखा। आई थिंक आई नो कि वो किधर जा रहा है। And वो किधर जा रहा है, General? बनारस, द हिंदू टेम्पल टाउन। Benares. But why exactly? I don't know why, Francis. पर टाइम लेस है। हम ठीक 1 घंटे बाद मूव करेंगे। So get ready. सफर काफी लंबा होने वाला है। Thanks for the information, General. But ये information तो आप मुझे किसी सोल्जर से भी भिजवा सकते थे। मुझे यहाँ बुलाने के पीछे ये रीजन तो नहीं होगा। Am I right, General? रूट की आंखें सिकुड़ गई। वो ध्यान से फ्रांसिस को देख रहा था। कुछ दिन पहले तक वो उसको एक यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट समझता था, लेकिन इस समय उसके सामने एक बेहद कॉन्फिडेंट यंग मैन बैठा था और रूट को उसकी पर्सनैलिटी के ये सडन चेंज काफी खटक रहा था। You are right, Francis. मैंने तुम्हें यहाँ कुछ खास बात करने के लिए बुलाया है। देखो फ्रांसिस, you are a young priest. बहुत लाइफ देखनी है अभी तुमको। I don't want to see you fall in danger. तुमको नहीं पता कि तुम किस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहा है। ये तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर का मैटर है। So I want to... You want me to back off? Right, General? Well, I'm sorry, General Rhodes, but आपने मुझे मिसजज कर लिया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अपना ध्यान रखना जानता हूँ। You need not worry about me. अब अगर और कोई काम की बात नहीं है तो I will take your leave. जर्नी के लिए पैकिंग भी करनी है। फ्रांसिस उठा और रूट के ऑफिस से बाहर निकल गया। रूट उसको जाते हुए देखता रहा। उसका शक अब यकीन में बदल रहा था। Who are you, Francis? तुम कोई नॉर्मल प्रीस्ट या पास्टर तो नहीं हो। मुझे केयरफुल रहना होगा। अब ना सिर्फ मुझे ड्रैकुला को ट्रैप करके मास्टर ल्यूसिफर के सामने ले जाना है, बट मुझे इस फ्रांसिस की भी रियलिटी पता करनी होगी। And the day I find out your truth, Francis, I will make sure that you're buried 6 feet under. जनरल रूट की अथॉरिटी को पहली बार कोई चैलेंज कर रहा था और उसके जैसे आदमी के लिए ये एक पर्सनल इंसल्ट थी। फ्रांसिस के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, पर फ्रांसिस के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, ड्रैकुला का। वही ड्रैकुला जो इस समय बलौर के किले के अंदर अंधेरे में भटक रहा था। ड्रैकुला और राजा नागनाथ अलग होकर उस विशाल किले के अलग अलग हिस्से में अनीता को ढूंढ रहे थे। उन्हें पता था कि खतरा कदम कदम पर उनका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। अचानक ड्रैकुला सतर्क हो गया। एक सांप के फुफकारने की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया था, लेकिन वो एक फुफकार जल्द ही कई में बदल गई। ड्रैकुला सतर्क था, लेकिन अचानक उसे अपने जिस्म में एक तेज जलन महसूस हुई।
वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके जिस्म में जलन बढ़ गई। अंधेरे का फायदा उठाकर बलौर के नाग सैनिक उसे घेर कर अपनी विषबुझी तलवारों और चाकुओं से मार रहे थे। ड्रैकुला इस समय किले के अंदर एक लंबे से कॉरिडोर में था। कॉरिडोर में अनेक दरवाजे थे और हमला कब किस दरवाजे से हो रहा था यह उसको पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि लगातार हो रहे हमले उसको संभलने का मौका नहीं दे रहे थे। दुश्मन उस तंग कॉरिडोर का फायदा उठाकर ड्रैकुला पर हमला कर रहा था, लेकिन वो ये भूल गया था कि ड्रैकुला भी रात का जानवर था। अगले ही पल ड्रैकुला अपने जिस्म में हो रही जलन को सहन करते हुए चमगादड़ बन चुका था और उसने ऊपर उड़कर बचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो तड़प उठा। ड्रैकुला को वापस इंसानी रूप में आना पड़ा, क्योंकि कॉरिडोर में लटक रहे झूमर के ऊपर बैठे नागों ने अपना विष उसके पंखों पर उड़ेल दिया था। जैसे ही ड्रैकुला वापस इंसानी रूप में आया, एक बार फिर उस पर हमले तेज हो गए। ड्रैकुला के जिस्म में जगह जगह जलन हो रही थी, उसका गुस्सा भड़क रहा था। ड्रैकुला का रूप इस समय किसी का भी दिल दहला सकता था। उसका चेहरा बहुत विकृत हो चुका था। उसके नुकीले दांत ऐसे लग रहे थे मानो किसी को फाड़ खाने को बेताब हो, और उसके हाथ के नाखून किसी चाकू की तरफ पहने और नुकीले हो चुके थे। वो अपने हाथों को हवा में चला रहा था और उसके वार निशाने पर लग रहे थे। उसके ऊपर जगह जगह से जहर की बौछारें गिरने लगी थी। बलौर के नाग सैनिक उस पर अपना विष बरसा रहे थे। अचानक ड्रैकुला के जिस्म से दो बड़े बड़े पंख निकल आए। अगले ही पल ड्रैकुला झुककर बैठ गया और उसने उन बड़े बड़े पंखों से अपने जिस्म को ढक लिया। उन पंखों की चमड़ी अच्छी खासी मोटी थी और उस पर विष की वो बारिश असर नहीं कर रही थी। बलौर के बचे हुए नाग सैनिक अब उसके ऊपर चाकू लेकर टूट पड़े थे, पर उनके चाकू उसके पंखों की मोटी चमड़ी पर बेअसर थे। तभी अचानक ड्रैकुला ने झटके से अपने पंख खोल दिए। झटका इतना तेज था कि वो सभी इतनी तेजी से उछलते हुए दीवारों और छत से जा टकराए। उनके टकराने से छत पर लटके सांप भी नीचे गिर गए। वो किसी को फाड़ रहा था तो किसी को अपने बूट्स के नीचे कुचल रहा था। कुछ ही देर में वहां सिर्फ लाशें रह गई थी। बलौर के नाग सैनिकों की कुचली, फटी और चिथड़ों में बटी हुई लाशें। ड्रैकुला अपने पीछे मौत छोड़कर आगे बढ़ गया। ड्रैकुला ने एक जंग जीत तो ली थी और वो अपनी अगली जंग के लिए आगे निकल चुका था। वहीं दूर नर्क में अनुबिस की जंग अभी भी जारी थी, लेकिन अब बाजी उसके हाथ से निकलती हुई लग रही थी। लूसीफर के सीने में एस्मोडियस, लिवाइथन, बेल्फेगोर जैसे शक्तिशाली डेमन्स थे जिन्होंने अनुबिस की सेना में आतंक मचा दिया था। उधर लूसीफर और एनुबिस भी एक दूसरे से भिड़े हुए थे। लूसीफर के किसी भी वार को एनुबिस रोक नहीं पा रहा था। लूसीफर ने सिर्फ अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से एनुबिस पर भारी पड़ रहा था, बल्कि वो साथ ही साथ अपनी डेमोनिक पावर्स का भी इस्तेमाल कर रहा था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमतौर पर एक यंग हैंडसम प्रिंस जैसा दिखने वाला लूसीफर इस समय एक डेमन जैसा लग रहा था। काले पंख, सिर पर सींग, लंबी चौड़ी काया और अंगारे बरसाती हुई आंखें। क्यों अनुबिस, मजा आ रहा है ना? अनुबिस के अंदर अब ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लूसीफर पर हमला करने के लिए दौड़ा। लूसीफर एनुबिस को अपनी तरफ आता देख रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था, जीत का घमंड। एनुबिस ने जोरदार छलांग लगाई। उसके हाथों में अचानक एक हथियार प्रकट हो चुका था और उसका निशाना था लूसीफर का सर। लेकिन लूसीफर सही समय पर वहां मूव कर गया। एनुबिस का वार खाली गया
और अगले ही पल लूसीफर का एक सुपर पंच एनुबिस के चेहरे पर लगा। एनुबिस का जिस्म कई फीट दूर और हवा में उछल गया, और जब वो गिरा तो उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। अपने काम पर इतराता लूसीफर अनुबिस के अधमरे शरीर की तरफ बढ़ा। तभी अचानक वहां एक रोशनी का धमाका हुआ। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो धमाका किस चीज का था, लेकिन जब रोशनी गायब हुई तो सब कुछ पहले जैसा ही था। लूसीफर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कंधे उचकाते हुए एनुबिस के पास पहुंच गया। एनुबिस ने लूसीफर की तरफ देखा और हिम्मत करके बोला, तू हारेगा लूसीफर, तू हारेगा। इस बार नहीं अनुबिस, इस बार नहीं हारेगा लूसीफर।